KTG थर्मो, छठा दिन है। छठा दिन का लेक्चर, किसी ने कहा था कि छठे दिन का लेक्चर मिसिंग है, अभी छठा दिन हुआ ही नहीं है। आज आज़ादी के दिन 6th डे को पढ़ रहे हैं कि बढ़िया अपना तिरंगा देखो, पहचान लो, और तुम इस देश में रह रहे हो, इसका तुमको प्राउड होना चाहिए। मुझे तो जब दूसरे देश को लड़ते हुए देखता हूँ ना, बड़ी खुशी होती है। चलो इस देश में क्या सुकून, क्या बढ़िया, देखो। अब ये होमवर्क है, अगर मौका मिलेगा तो आज, नहीं तो अगली क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो प्राणी यहाँ है ये परेशान करने वाला है। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, वो तो अच्छा है कि आपके सिलेबस में इसका फंक्शन नहीं पढ़ना। इसका फंक्शन इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं, और इसका फंक्शन तुम जब देखोगे तो तुम्हारा प्राण चला जाएगा। इसीलिए मैक्सवेल को बिल्कुल धन्यवाद देके, और हमारे सिलेबस को धन्यवाद देके कि हमारे सिलेबस में ज़्यादा उस फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ना, तो थोड़ा सा हम बच के निकल जाते हैं, सिर्फ ग्राफ पढ़ना रहता है, और वो जो सिर्फ है वही परेशान कर देता है। फंक्शन आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों को कंबाइन करके मैक्सवेल ने स्टडी करी, दोनों को, और बढ़िया खूब सारा मैथ्स निकाला, और उस मैथ्स के बाद उसने फंक्शन बनाए, और वो जो फंक्शन बनाया, वो फंक्शन को से जो रिजल्ट आया है उसका बस अपने को ग्राफिकल सेक्शन पढ़ना है। सिर्फ पूरी मैथ्स लगाई उसने, पूरी प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स सब लगा के तब बना है। तो हम तो बात करते हैं जो उसने, क्या हो गया भैया लाइट को, एक मिनट, सब ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। हमारा जो टारगेट है इसमें हम पढ़ना चाहते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, हम वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे हम पढ़ना चाहते हैं मोस्ट प्रोबेबल, आरएमएस, एवरेज, इन सब की बात करना चाहते हैं, और ये हम मान के चल रहे हैं कि आप थोड़ी बहुत जानकारी आपको केमिस्ट्री में भी इसकी है, उसी लेवल पे पढ़ाना चाहूँगा। नहीं तो बहुत डिटेल लेके जाओगे तो 5 दिन इसी में नाटक में लगेगा। इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई केमिस्ट्री में भी कर रखी है। अब चलिए, अब एक ग्राफ बनने जा रहा है, जिस ग्राफ में ऊपर का जो टर्म है, ऊपर का टर्म जिसको बोला जा रहा है dn/dv, dn/dv। अच्छा, इसका नाम क्या है? ये है रिलेटिव फ्रैक्शन, रिलेटिव फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, और नीचे हम रखने जा रहे हैं स्पीड को, हम रखने जा रहे हैं स्पीड को। कहानी किसने बताई थी? मैक्सवेल ने, ठीक है। तो जो यहाँ ग्राफ बन के आया था, वो ग्राफ थोड़ा देखने में तो तुमको जाना पहचाना ही लगेगा। वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बन के आया था। थोड़ा स्लोप अच्छा बना देता हूँ। ये ग्राफ जो है ये कुछ इस तरीके का बन के आया है, इस तरीके का ग्राफ बन के आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। अब ये ग्राफ किसी टेम्परेचर T पे बनाया गया है, एट एनी टेम्परेचर T, मान लिया T1 है, क्योंकि 2-3 बनेंगे तो कंपेयर करने में आसानी होगी। एट टेम्परेचर T1 आपके सामने एक ग्राफ बन के आया। चलिए, बहुत बढ़िया। इस ग्राफ में ऊपर का जो टर्म है, ऊपर का जो टर्म है वो क्या दिखा रहा है? dn/dv। और इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे जो टर्म आया, इसके ठीक नीचे जो टर्म आया, अब जरा ग्राफ ही है तो इसको थोड़ा बढ़िया बना लेते हैं। ठीक नीचे जो टर्म आया इसको लोगों ने नाम दिया VMP। VMP, MP मतलब कॉपी में लिखते रहना, मोस्ट प्रोबेबल। MP मतलब मोस्ट प्रोबेबल,
मोस्ट प्रोबेबल। अच्छा ठीक है, अब कुछ बातें और। पहले तो इस ग्राफ को बचा के रख लेते हैं, इस ग्राफ को बचा के रख लेते हैं, अभी आगे जरूरत पड़ने वाली है, अभी आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब सुनते रहना क्या हुआ जब कैलकुलेशन करा गया। पहले तो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब तुम समझो, मतलब तुम मोस्ट प्रोबेबल का जानते हो कि जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबके पास मोबाइल फोन है, किसी के पास एप्पल होगा, किसी के पास सैमसंग होगा, किसी के पास नोकिया होगा, किसी के पास रेडमी होगा, किसी के पास ओप्पो मोप्पो चप्पो, इस तरह के मोबाइल सबके पास होंगे। लेकिन किसी पार्टिकुलर कंपनी के मोबाइल ज्यादा लोगों के पास होने के चांस है, तो वो पार्टिकुलर कंपनी का मोबाइल जो है वो मोस्ट प्रोबेबल है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। आप शायद समझ सकते हैं इस बात को। तो मोस्ट प्रोबेबल के लिए जब फॉर्मूला निकाला, अब क्यों निकाला, कितना निकाला, मैंने कहा कि वो आपके बस की नहीं है, इसीलिए चुपचाप इसके फॉर्मूले को देखिएगा। तो VMP जो निकल के आया, VMP जो निकल के आया, ये आया 2RT अपॉन M। इसका डेरिवेशन फिर से मैं बोल दूं, तुम्हें मत कहना कि आपने तो कहा था कि कुछ रटाते नहीं हो, तो फिर ये क्यों कह रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं, इसका जो फॉर्मूला है वो इंजीनियरिंग में अगर आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, अगर आपका डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, अब वहां जाएंगे तो आपको हो सकता है आपको 6 महीने तक थर्मोडायनेमिक्स का आनंद लेने का मौका मिले, और उसी में आपको इसके फंक्शन पढ़ाए जाएंगे। 6 दिन में आपका प्राण चला जाता है, 6 महीने की आप सोच लीजिए, तब इसके फंक्शन को पढ़ना होता है, पूरी मैथमेटिक्स चलती है भयानक वाली। चलिए, तो VMP के लिए √2RT अपॉन M। यहां से एक बात तो मुझे समझ में आई, बाकी चीज छोड़ दो, V प्रोपोर्शनल हो रहा है √T के। और तुम सोचो, इसी पे हमको सवाल मिल जाता है और इसी को सवाल बना के अपने आप को हम तेज मार खान समझते हैं। ठीक है, बोलने के लिए बोल सकते हैं कि VMP की वैल्यू इतनी हुई। ठीक है, अब और क्या कहना चाहते हो। आज बहुत छोटी छोटी बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि एक स्पीड मेरे पास निकल के आती है V एवरेज। अच्छा, कभी एवरेज निकालना हो और 4-5 तरह के मॉलिक्यूल हो, तो मैं सबकी स्पीड को जोड़ूंगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हो सकता है बहुत सारे हो, V3 2 बार लिख दिया, V3 के बाद V4 डॉट 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 सुबह तक, और अपॉन नंबर नंबर नंबर, ऐसी तो एवरेज निकलता है। अब इतनी नाटक करने की आवश्यकता नहीं थी। लोगों ने कहा, मेहनत करी मैक्सवेल ने, और उसने कहा देख भाई, V एवरेज जब तेरे को निकालना हो तो चलो तुम्हारे सिलेबस में डाल देता हूं, √8RT अपॉन पाई एम, √8RT अपॉन पाई एम। एम बड़ा या छोटा सबका इंपॉर्टेंस है, यहां मैंने बड़ा एम डाला है, और इस बड़े एम का मतलब मैं कहना चाहता हूं MW नीचे लिख देता हूं सबस्क्रिप्ट में, और इसका मतलब है मोलर मास। ये तुम्हारा मोलर मास है। बहुत आराम से चलूंगा आज, बिल्कुल उड़ाने वाला नहीं है, क्योंकि आपको नोट्स बहुत प्यार से बनाने पड़ेंगे। मोलर मास 8/पाई, 8/पाई, इसमें देखो एक टर्म आया 8/पाई, 8/पाई। अब देखना, कंपेयर करूंगा, इससे पहले में √2 है, इससे पहले में √8/पाई है। ध्यान से सुनते रहना। और अब एक और टर्म आएगा, एक और टर्म आएगा, वो कहलाता है RMS स्पीड। RMS स्पीड, RMS स्पीड निकालने में, RMS स्पीड निकालने में न्यूमेरिकल मिलेगा, आप पकड़ लोगे। ऐसे आप जानते ही होंगे, अगर आपको सर ने बताया होगा कि इसको करने के लिए इसको उल्टा उल्टा पढ़ो, उल्टा पढ़ो, उल्टा पढ़ो, मतलब इसका पूरा नाम है रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर का काम पहले कर दीजिए, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर का काम पहले कर दीजिए। कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। अच्छा, बारिश हो रही है बाहर, अभी मैं सोचूं कि लाइट को क्या हो गया।
चलिए, मीन लेने का काम दूसरे नंबर में और रूट लेने का काम तीसरे नंबर में। मैं सबसे ज्यादा आरएमएस कराऊंगा जब आपको एसी पढ़ाऊंगा, क्योंकि एसी में आरएमएस आता है, आई आरएमएस आपको याद हो, करंट की आरएमएस निकालते हैं। अभी रूट मीन स्क्वायर, आप ये स्टाइल जानते हो, स्क्वायर करते हैं पहले, फिर रूट लेते हैं, स्क्वायर के बाद मीन लेते हैं, और फिर अच्छा, मीन लेने का मतलब क्या होता है? मीन लेने का मतलब होता है ऐड करो अपॉन डिवाइड करो, यही तो होता है। एवरेज मार्क्स, सारे बच्चों के मार्क्स को जोड़ दो और नंबर से डिवाइड करो, नंबर से डिवाइड करो। अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आ रहा है, ठीक है। मान लो हमें खूब सारे गैस दे रखे हैं, V1, V2, V3 और सुबह तक V4, V5। मुझे यहाँ से इनको सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, पहले सबका स्क्वायर लूंगा। चलो भैया, V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, जगह है तो लिख दो भैया V4 स्क्वायर। अब कहा गया कि अब अगला काम, आपको स्क्वायर चलो ले लिया आपने, माना स्क्वायर ले लिया, अब मीन लेना है। मीन का मतलब ऐड करो और नंबर से डिवाइड करो। ओके, ऐड किया और नंबर से डिवाइड किया, माना नंबर n है। अभी 4 लिखा है तो 4 लिख दूं क्या? चलो अच्छा लगेगा 4। तो जब यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी एक V4 ले ले भैया, ये 4। उसके बाद कहा रूट ले लो, उसके बाद कहा रूट ले लो, ले भैया रूट ले लिया, ले भैया रूट ले लिया। तो ऐसे VRMS निकल गया। रूट दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इस डब्बे को हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। अब देखिए रूट ले लिया मजे से। तो ये क्या है? ये रूट मीन स्क्वायर का तरीका है। बाकी न्यूमेरिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारा काम। मैंने क्या कहा कि मैं 12th क्लास में जब एसी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें खूब सारा काम इस पे कराऊंगा डिटेल में। अभी तो आप समझ लो, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद मीन लिया, मीन मतलब ऐड कर दो और उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो, फिर रूट ले लो। ये तुमको बात समझ में आ गई, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो है तरीका। जब ये तरीका है तो मैक्सवेल तुमको इतनी मेहनत नहीं करा रहा। वो कह रहा है भाई देख, तू तो एक फॉर्मूला याद रख कि VRMS तेरे को जीवन में जब भी करना हो तो तेरे पास रिजल्ट आ गया √3RT अपॉन m, √3RT अपॉन m। अच्छा, अब जरा देखो, हमारे पास 3 टर्म हैं। तुमने तीनों के फॉर्मूले पहले तो अपने कॉपी में लिखो तीनों फॉर्मूले। सबसे पहले आया था हमारे पास, देखिए VMP मतलब मोस्ट प्रोबेबल। आपको मैंने कहा ये फॉर्मूला अपने कॉपी में होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉपी में लिख लीजिए मोस्ट प्रोबेबल। अच्छा, उसके बाद है वी एवरेज, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले की भी खासियत देखो, यहाँ पे भी ये जो वेलोसिटी आई है एवरेज वाली, ये भी प्रोपोर्शनल है √ओवर टेम्परेचर के। कोई दिक्कत नहीं मिल रही अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। अच्छा, उसके बाद कौन आया? VRMS। यहां से भी एक बात समझ में आ गई कि ये वाली जो स्पीड है ये भी प्रोपोर्शनल है √T के। इसका मतलब जितनी भी स्पीड की बात हुई है सब का सब टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब मैं तुमको एक बात बोलता हूं कि इन तीनों को मिला के क्या कंक्लूजन आ रहा है। इन तीनों को मिला के कंक्लूजन, और ये भी कभी कभी पूछा जाता है, आप देखिए जो आपका अपने कॉपी में देखना, जो VRMS आया है उसके पावर में उसके ऊपर √3 के कारण आया है। देख अपनी कॉपी में देख। और V एवरेज 8/π। अच्छा, 8/π मतलब ये पक्का √3 से थोड़ा सा तो कम है, और सबसे कम कौन है? √2। तो इनकी रैंकिंग पूछी जाती है, तो सबसे ज्यादा VRMS, उसके बाद बारी आती है V एवरेज की, और उसके बाद बारी आती है मोस्ट प्रोबेबल की। ये भी याद होना चाहिए। आज जितनी चीज लिखूंगा, क्योंकि कहानी मैक्सवेल की है, आपको हर चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, एक एक चीज ध्यान रख के तभी जाके जो है बात बनेगी।
अच्छा ठीक है, अब क्या क्या इसमें और समझ सकते हैं उस पर जरा विचार करो। देखो ये कर्व मैंने कहा था कि इस कर्व की अपने को जरूरत पड़नी है, तो अब जरा इसमें से ये टर्म यहां से हटाते हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो इसका एरिया अपने को क्या देगा। इसका एरिया, एरिया पे चर्चा करना चाहते हैं। एरिया, तो तुम तो जानते हो एरिया पे चर्चा करने का क्या नियम है। एरिया पे चर्चा करने का क्या नियम है ये बात आपको पता है। कोशिश करके देखिए कि इसका एरिया अपने को क्या देगा। इसका एरिया अपने को क्या देगा, इसकी कोशिश करने को देखिए आप। मैं तब तक इसको कॉपी करके एक इसमें से और बढ़िया रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूं। आइए, एरिया की बात चल रही है कि इसका एरिया क्या देगा। एरिया निकालने का तुम नियम जानते हो कि एरिया तुमसे जब भी कहा जाएगा तुम एक स्ट्रिप लोगे और उस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग सोचोगे। जरा सोचो, अगर तुमने एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, वो स्ट्रिप आप कहीं भी ले सकते हैं, नीचे का टर्म स्पीड का है, तो इस अब देखना ये वाला कितना सेक्शन होगा, ये होगा डीवी। अच्छा डीवी के, अच्छा ठीक है भाई, तो ये चौड़ाई तो डीवी हो गई और इसकी लंबाई क्या है, तो डीएन अपॉन डीवी, जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। बढ़िया, अब ध्यान से सुनना, मैं तुमसे क्या कहने जा रहा हूं। मैं तुमसे कहूंगा कि सपोज करो आप इस स्मॉल एरिया को जो तुमने स्ट्रिप ली है उसकी वैल्यू बताओ क्या हो रहा है। स्मॉल एरिया की वैल्यू बताओ क्या हो रहा है। तुम कहोगे L इंटू बी लगा लीजिए। ठीक है भैया, L इंटू बी। लंबाई, लंबाई हमने रखा है dn और dn अपॉन dv, ये लंबाई है, और चौड़ाई हमने रखा है dv। बहुत अच्छा, dv से dv गए, तो यानी कि अगर मेरे से स्मॉल एरिया की बात करी किसी ने, वो तो dn ही बच गया। सोचो, अगर मुझे टोटल एरिया चाहिए होगा, टोटल एरिया जब चाहिए होगा तो इसी का इंटीग्रेशन करूंगा, इसी dn का इंटीग्रेशन करूंगा शुरू से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंत तक, तो जीरो से लेके इन्फानाइट तक। सवाल है इन्फानाइट तक क्यों, इन्फानाइट तक क्यों, क्योंकि देखिए ग्राफ लगातार जा रहा है, तो स्ट्रिप तो कोई कहीं भी ले सकता था, या तो शुरुआत में लेता या अनंत में कहीं लेता। अब dn एक नंबर है, नंबर जीरो से लेके इन्फानाइट तक, इसका मतलब छुप के कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप जहां भी जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अब मैं तुमको क्लियर बता दूं, ये जो चैप्टर होता है जिसको अपन अभी पढ़ रहे हैं, थर्मल फिजिक्स, इसको लोगों ने रटने का चैप्टर बना रखा है। सीधा ये रहा फार्मूला, ये रहा रिजल्ट, एनालिसिस नहीं चलती उससे। अगर डायरेक्ट फार्मूला आता है तो बन जाता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो उसमें कोई उसका कोई से कोई फायदा नहीं है। तो बस उसके बाद तुम पढ़ भी लोगे ना, तो हमेशा भगवान को याद करना पड़ेगा, हे भगवान प्लीज फार्मूला बेस्ड सवाल देना, नहीं तो मैं गड़बड़ कर दूंगा। लेकिन जब फार्मूला जहां जिसकी आवश्यकता है वहां तो उसको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब समझ समझ के याद करोगे तो तुमको ना स्ट्रेस कम होगा, दिमाग रेडी रहेगा काम करने के लिए। तो अब ये चीज में तो कोई उपाय नहीं है। अब तुमसे मैं सीधे लिखवा सकता था कि देखो एरिया अंडर द कर्व टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा, लेकिन अब आप देखिए जब आपने निकाला तो क्या अपार खुशी मिलती है कि देखो हमने तो ये ड्राइव कर लिया। तो बाकी जो भीड़ है 21-22 लाख की, उसमें से 15-16 लाख तो हमने ऐसे ही हटा लिए, क्योंकि हमने चीजों को तरीके से कर रखा है, तो हम परेशान कभी नहीं हो सकते। अब देखना, अब जब चीजें ऐसी आ गई हमारे पास, तो अब कंक्लूजन क्या निकला, कॉपी में लिख लेंगे कि कर्व का एरिया, किस कर्व का एरिया, जो हमने रिलेटिव फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेज स्पीड का, ये जो कर्व है इसका एरिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देता है। ये बात अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब जब थोड़ी देर पहले अभी मैंने कहा था कि इस ग्राफ को थोड़ा सा एक रिजल्ट लेके आए, रिजल्ट ऊपर लिखा हुआ है देखो साइड में, VRMS सबसे ज्यादा,
उसके बाद वी एवरेज और उसके बाद वी एमपी। और मैंने तुमसे कहा था कि ये जो बीच का जो सेक्शन है ये दिखाता है वी एमपी, और वी एमपी सबसे कम है, सबसे कम है, और नीचे वाले एक्सिस पे स्पीड है। मतलब जब मैं ग्राफ में ऐसे जाऊंगा, इसका मतलब मैं जा रहा हूं ज्यादा स्पीड के तरफ। सोचो नीचे इस तरफ स्पीड है, इसका मतलब अगर वीएमपी की पोजीशन यहाँ फिक्स हो गई तो अगली जो बाकी स्पीड है कौन, एवरेज और आरएमएस, इसको इसके आगे होना पड़ेगा। और वीएमपी के ठीक बाद बारी आएगी वी एवरेज की, वीएमपी के ठीक बाद बारी आएगी वी एवरेज की। ठीक है भाई, तो ये मान लो यहाँ पे आया वी एवरेज, यहाँ पे आया वी एवरेज। अच्छा अब देखना उसके बाद बारी आएगी किसकी, वी आरएमएस की। तो माना यहाँ बारी आ गई वी आरएमएस की, वी आरएमएस की। तो जो पीली वाली लाइन है, पीली वाली लाइन वो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये है तुम्हारे पास वी एवरेज, वी एवरेज AVG। अच्छा उसके बाद ये जो लाइन है ये तुम्हारे पास है वी आरएमएस। तो आपको पोजीशन समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे किस पोजीशन को सोचना है, और वो रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, रैंकिंग के करस्पॉन्डिंग ग्राफ होने चाहिए। ये ग्राफ तुम किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बनाए हो, इसीलिए मैं लिख देता हूं कि ये बात हमने करी है एट टेम्परेचर T1। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखो, क्रिस्टल क्लियर रखो ज्ञान को। आओ यहां तक बिल्कुल मामला ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत कहीं से नहीं आ रही है। अब क्वेश्चन थोड़ा यहां परेशान कर देता है, कहता है क्या होगा, क्या होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। किसका क्या होगा भाई, ग्राफ का क्या होगा ये पूछा है। ये जो ग्राफ तुम देख रहे हो इस ग्राफ का क्या होगा जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। बात बिल्कुल सही है। अब इसके लिए क्या बुद्धि लगानी पड़ेगी और दिमाग बिल्कुल तरीके से काम करेगा तभी चीजें समझ में आएगी। अब जरा देखना मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं, वो विचार क्या क्या है। वो विचार ये है, पहला विचार, बढ़िया विचार, कि ये जो ग्राफ मेरे पास बना हुआ है इस ग्राफ का जो एरिया देगा, ये एरिया देगा, क्या दिया था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इस ग्राफ का एरिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा। अब जरा सोच भाई, मॉलिक्यूल का नंबर हम थोड़ी ना बदल रहे हैं, हम मॉलिक्यूल का नंबर तो नहीं बदल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो हमारे लिए फिक्स है, तो ये सेम रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एरिया सेम रहना चाहिए। समझो भाई, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा, सेम है, इसका मतलब एरिया को सेम होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। एरिया के साथ मजबूरी हो गई कि इसको सेम होना पड़ेगा। चलो थोड़ी थोड़ी बात तो समझ में आ रही है, सेम होना पड़ेगा। ओके, लेकिन दूसरा विचार भी मन में आया कि भाई जितनी भी वेलोसिटी थी ये तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी बढ़ाने का मतलब ये है टेम्परेचर बढ़ाना, या उल्टा बोलो, तुमसे कहा गया है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी तो बढ़नी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, एरिया भी सेम रहना चाहिए। वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, एरिया सेम रहना चाहिए। वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, और वेलोसिटी बढ़ने के लिए नीचे पकड़ लो, ये है स्पीड, यही स्पीड है, यही वेलोसिटी है। वेलोसिटी बढ़ी मतलब आगे की तरफ ग्राफ जाना चाहिए, ग्राफ आगे की तरफ जाना चाहिए। और ग्राफ आगे की तरफ जाएगा तो सही, परंतु एरिया सेम रहना चाहिए। ये भी गजब बात हो गई। अगर मैं क्या करता, ग्राफ आगे की तरफ ले जाता, ग्राफ आगे की तरफ ले जाता और एरिया बढ़ जाता तो मामला फंस जाता। इसीलिए देखना इसका जो ग्राफ बनेगा
एक तो ग्राफ आगे शिफ्ट होगा और एरिया भी सेम ही रहेगा। तो ग्राफ को आगे शिफ्ट कराओ और एरिया ऐसे रख दो, ग्राफ आगे शिफ्ट कराओ और एरिया ऐसे रख दो, ग्राफ आगे शिफ्ट कराओ और एरिया, इसमें एरिया बढ़ने का खतरा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ग्राफ को आगे शिफ्ट कराऊंगा और एरिया ऐसे कर दूंगा। चलो भैया, अब कर दिया। अब हमको एरिया सेम रखना है, ग्राफ अब इसमें देखना, ये देख, ये आ गया, ये आ गया यहाँ। तो ये जो आया है, ये जो अभी ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा होगा, ये है वेलोसिटी किसकी, मोस्ट प्रोबेबल, कब, दूसरे टेम्परेचर पे, नाम मान लो उसका T2 रखा तुमने, तुम ये वाले टेम्परेचर को T2 कह रहे हो, और मैंने कहा था कि हम जो पहला टेम्परेचर रख रहे हैं वो T1 है, मतलब यहाँ इसके कोरस्पोंडिंग जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आई है, ये तुमने कहा है टेम्परेचर T1 पे, और बगल वाला टेम्परेचर T2 पे। ग्राफ ऊंचा नीचा हो सकता है ऑप्शन में, ऊंचा नीचा कहने का मतलब ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल ना भी दिखे, लेकिन तुम समझ लेना, आपको दो ही चीज चेक करनी है, एरिया सेम होना चाहिए और वेलोसिटी बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़नी चाहिए। भाई बढ़ा है ना, वेलोसिटी बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तभी तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आगे शिफ्ट कर गया, तभी तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आगे शिफ्ट कर गया। ये देखो, इसका मोस्ट प्रोबेबल आगे शिफ्ट किया है। मैं थोड़ा इसको ऐसे बना देता हूं डार्क, देख लीजिए, ये देखिए मोस्ट प्रोबेबल आगे शिफ्ट किया। भाई थोड़ी थोड़ी बात मेरे ख्याल से जम रही होगी, बोलो यहां तक सब ठीक है तो टाइप कीजिए T। सब ठीक, सब ठीक, सब ठीक। अरे आप लोग जीनियस हैं भाई, जीनियस हैं आप। अब आप देखिए, अब आप जब इतने जीनियस ही हैं तो मैं भी थोड़ा सा टाइम पास कर लेता हूं, आपको थोड़ा सा कुछ पुरानी बातें, ओल्ड कॉन्सेप्ट याद कराता हूं। अब ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे लिए कभी ओल्ड नहीं होता है, तुमको हमेशा याद रहता है। जैसे एक फॉर्मूला जो रात को 3 बजे भी कोई पूछे आप बता देंगे सोते सोते, पीवी इक्वल्स टू होता है एनआरटी। एन चूंकि परेशान करता है तो मैं कभी कभी बोल देता हूं पीवी इक्वल्स टू म्यू आरटी, म्यू आरटी, यहाँ एन नंबर ऑफ मोल है। अच्छा जरा सुनना, अब मैं पीवी इक्वल्स टू, अब नंबर ऑफ मोल को रिप्लेस करूंगा, आप जानते हैं ऊपर में लिख सकता हूं मास, नीचे लिख सकता हूं मैं यहां से मोलर मास, मोलर मास। अच्छा ठीक, उसके बाद से बारी आएगी आरटी की। चलो यहां तक किसी को कोई समस्या कभी न थी न होगी। अगली कहानी, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से पी को ध्यान से, ये जो आरटी, अब इसको तरीके से रिप्लेसमेंट इसका किया जा सकता है। रिप्लेसमेंट कैसे रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, इसको और अरेंज किया जा सकता है। जैसे जैसे जरा देखना, हमारे पास ऊपर में मास है और नीचे हमारे पास मोलर मास है, मोलर मास है। अब इसको तरीके से अब कैसे रिप्लेसमेंट कर सकते हो, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो अगर किसी को याद हो तो मैंने कहा था कि P इक्वल्स टू रो आर टी बाई एम, रो आर टी बाई एम, ये भी तो कहा था, ये भी तो कहा था रो आर टी बाई एम। बोलो बोलो, याद है क्या, याद है तो y टाइप करिए, P इक्वल्स टू, अरे भूल गया क्या सब, घर पे जाके रिवाइज करना इसको। P बाई रो इक्वल्स टू आर टी बाई एम। भाई ये ध्यान में है ना, मैं तो बस बता रहा हूँ, हाँ याद है, सही है। P बाई रो इक्वल्स टू आर टी बाई एम, यानी कि जहां जहां मुझे आर टी बाई एम दिखेगा वहां पे मैं P बाई रो लिख सकता हूं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। अब कोई अगर भूल गया हो तो मैं उसको बोलूं कि भाई देख यही तो लिखा है मैंने, यही लिखा है, अगर तू भूल गया है भैया तो इस वॉल्यूम को बस मैं नीचे ला रहा हूं। तो P इक्वल्स टू मास छोटू m, नीचे वॉल्यूम V। अच्छा उसके बाद से
ऊपर में है RT और नीचे में तुम्हारा मोलर मास M। इसी MYP को हमने यहाँ पे रो लिखा है, इसी को रो लिख दिया और उसके बाद ऊपर वाले टर्म में चले गए। मुझे ऐसा है कि आपको ये चीजें अच्छे तरीके से पता है। अच्छा ठीक है भाई, एक तो बड़ी अच्छी बात आ गई कि RT/M जब जब देखूंगा P/ρ रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा क्यों ना यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि हमारे पास जितनी स्पीड आई है उसमें छुप छुपा के कहीं ना कहीं इसका रोल आया जरूर है। जैसे सबसे पहले इसी को पकड़ो, VRMS में पकड़ लो, ये क्या आया √3RT/M, ये आ गया √3RT/M। यानी कि अब मैं अगर सोचूं इसके बारे में तो थोड़ा रिप्लेसमेंट इसके हेल्प से भी किया जा सकता है। तो अब जरा सोचो कैसा कैसा रिजल्ट निकल के आएगा। जैसे मेरे पास जो VRMS बन के आया है वो आया था √3RT और नीचे आ गया था M। बस इसको रिप्लेस ही तो करना है, ये वाला जो RT/M है इसको रिप्लेस करना है और इसको रिप्लेस करके आप इसको क्या बना सकते हैं देख लीजिए। तो VRMS का एक रिजल्ट आपके सामने आएगा, वो आएगा √। अब RT/M पुट होगा P/ρ, तो ये बन गया भाई साहब 3P/ρ, 3P/ρ। अच्छी बात है 3P/ρ। तो भाई एक कहानी यहां से और आ गई। अब मैं तो नहीं मानता कि इसको याद करने की जरूरत है, लेकिन बस मैं घेर के छोड़ देता हूं। अगर किसी को ये याद है कि भाई RT/M P/ρ होगा तो रिप्लेस कर सकता है वो। अब बेस तो कुछ न कुछ रखना पड़ेगा। आप तो PV इक्वल्स टू म्यू RT रखो, म्यू को रिप्लेस करना सीख लो। और चूंकि P/ρ इक्वल्स टू RT/M ये खूब यूज में आता है, तो मैं चाहता हूं कि इसको याद करने से फायदा है, प्रैक्टिस से ऐसे याद हो जाता है। अच्छा ठीक है भाई, और क्या बात कर सकते हैं। अभी मैं तुमको एक टास्क देने वाला हूं। टास्क, वो टास्क क्या है कि यहां से एक और रिजल्ट निकल के आएगा, वो आएगा VRMS इक्वल्स टू, देखिए ये तो आपने 3P/ρ लिख दिया, बहुत अच्छा। एक आपके पास रिजल्ट आएगा √3KT, ये K मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यानी कि 3KBT और नीचे आ गया M। अच्छा अब यहाँ पे कुछ टर्म लिख देता हूं, इस KB को कभी कभी मैं K भी लिख देता हूं। ये कौन है, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा अब जरा सुनना, चूंकि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और नीचे हमारे पास है छोटू m, तो ये छोटू m क्या है इसको समझिएगा। ये छोटू m काम का है, ये आता है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ये है छोटू m, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अच्छा मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला बिल्कुल काम का है, बिल्कुल काम का है और याद रखने से फायदा है, याद रखने से फायदा है। क्योंकि मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल क्वेश्चन में गिवन होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही है, टी आपको पता होगा, VRMS आप निकाल सकते हैं। VRMS का ये भी एक बहुत काम का फॉर्मूला है, परंतु चूंकि इस फॉर्मूले के डेरिवेशन से, इसके मैथ्स से हम कन्वर्जन सीखते हैं, इसीलिए इसका मैथ्स समझना जरूरी है, इसका मैथ्स समझना जरूरी है। मैं कोशिश करता हूं 4-5 बात आपको अगर समझ में आ जाए तो अच्छा है, कोशिश करिएगा समझने की। पहले तो खुद ट्राई कीजिए, क्या आप इस फॉर्मूले को ला सकते हैं खुद से। VRMS इक्वल्स टू √3KBT अपॉन M, KBT को K बोलो, 3KT/M। अब सोचो क्या तुम खुद से ला सकते हो, फिर मैं करूंगा, मैच कर लीजिए।
ले आए तो बताइएगा, जिनका आ गया, जिनका आ गया वो ए टाइप करिए। आज मैं तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट चेक कर रहा हूं। सिमू बेस्ट ने कहा है ए, सिमू बेस्ट ने कहा है ए, संजना बेस्ट ने कहा है ए। ठीक है, लेट्स सी। कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा। आइए कुछ बातें आपको ध्यान दिलाऊं। आप जीनियस हैं, आपको ये चीज पता होगा। अरे क्या पता होगा, आर लिख दिया। पीवी इक्वल्स टू, आप जानते हैं म्यू आर टी होता है, बहुत अच्छे। और पीवी का एक और फॉर्मूला तुम जानते हो, वो होता है एन के टी। दोनों को देखो, मन किया अच्छा, इसका मतलब ये दोनों एक है। यानी कि जो काम म्यू आर टी करता है वही काम एन के टी भी करता है, बहुत अच्छे। यानी कि मैं यहां से आर टी के बदले लिख सकता हूं एन के टी अपॉन अपॉन, ये देखना बड़ा छोटे में ध्यान देना, एन के टी आर टी की जगह पे अपॉन क्या आ जाएगा, म्यू, एन के टी अपॉन म्यू। थोड़ा सा इसको घेर लिया ताकि कोई लफड़ा ना रहे। फिर इधर चलता हूं, कलर चेंज करता हूं। अब इसको जरा सोचिए, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है आर टी इक्वल्स टू एन के टी, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, अपॉन म्यू। म्यू को क्या लिख सकते हो, म्यू को लिख सकते हो तुम गिवन मास, और नीचे में क्या लिखोगे, मोलर मास, मोलर मास। ओके, थोड़ा सा अब दिमाग लगाते हैं, इसको बचा के रखते हैं, ये अपने काम आएगा। इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं कि जहां मैं आर टी देखूंगा वहां पे मैं लिख दूंगा एन के टी अपॉन मास। सोच, एन के टी अपॉन मास और मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, मतलब ये कुछ मेरे काम का आया है, ये कुछ मेरे काम का आया है जिसको मैं आगे यूज कर सकता हूं। चलो भैया अगले स्लाइड पे, बढ़िया बात है, यूज कर लो, यूज कर लो। ठीक है भाई, अच्छा देखते रहे ना ऊपर। अब मेरे पास तो बढ़िया जुगाड़ है, किसका, वी आर एम एस का। मैं तो जानता हूं कि वी आर एम एस मेरे पास होता है अंडर रूट 3 RT/m, और आरटी के लिए इतना बड़ा लफड़ा आया। अब देखना, बराबर अंडर रूट बाई 3, बढ़िया, नीचे कैपिटल एम जो कि मोलर मास है, ध्यान रखिएगा कैपिटल एम जो है ये मोलर मास ही तो है। ओके बहुत अच्छे। अब देखो आराम से, अब ब्रैकेट ले लो एक, उसमें तुम आरटी के बदले जो वैल्यू है उसको रख दो। वो आया है एन के टी अपॉन मास, मास मतलब छोटा मास, लो भाई मास लिख देते हैं, इनटू इनटू कौन, मोलर मास। मोलर मास कौन है, बड़ा एम, बड़ा एम। अब मजे से देखिए, ये एम और ये एम कट गए, ये एम और ये एम कट गए। अब बात बढ़िया समझ में आ गई कि मेरे पास अब जो रिलेशन आया है उस रिलेशन की वैल्यू समझिए। वो रिलेशन मेरे पास है अंडर रूट 3 के टी अपॉन मास, अंडर रूट एन, उसके बाद से क्या आ गया 3 NKT अपॉन मास। अच्छा, अब मास आ रहा है, थोड़ा सा इधर साइड में इसकी व्यवस्था कर ली जाए, साइड में इसकी व्यवस्था कर ली जाए। चलो भैया ठीक है, अंडर रूट 3 NKT से कोई समस्या नहीं। ये जो नीचे मास है, इस मास को तो मैं जरूर खोल सकता हूं। मास कैसे निकलेगा भाई, मास ऑफ मोल इनटू मास ऑफ मॉलिक्यूल। सोचो, मास ऑफ मोल इनटू मास ऑफ मॉलिक्यूल, गिवन मास तो ऐसे निकलता है कि मास ऑफ मोल इनटू मास ऑफ मॉलिक्यूल, लिख तो सकते हो। यहाँ पे देखो भाई, इसको क्या लिख सकते हो, मास ऑफ मोल, और इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करोगे, मॉलिक्यूल।
अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कौन है, कैपिटल N। अब ये कहानी कट गई, तो बताओ क्या बचा, √3kT ऊपर बचा और नीचे मास ऑफ क्या बच गया यहाँ से, M, छोटू। ये बच गया तुम्हारा छोटू, ये बच गया छोटू। मैंने ये क्यों किया पता है, अब क्यों कराया है, बस सिर्फ इसलिए कराया है कि अब आप समझिए, अब आप समझिए कि आपको ये पता चले कि यहाँ पे कन्वर्जन तो तुमको करना पड़ेगा, कन्वर्जन तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो परेशान हो सकते हैं। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं इसमें कहीं से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए। ये फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो फायदा है। पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या है कंक्लूजन अभी तक का, अभी तक का कंक्लूजन क्या है, मुझे क्या क्या पता होना चाहिए खासकर इस VRMS के बारे में। ये मैं तुमको ये स्लाइड ब्लैंक छोड़ता हूं, यहाँ पे तुम क्या करना, घर पे ऑल फॉर्मूला जो आया है ना इसको इकट्ठा कर लेना, इसलिए मैं यहाँ पे जगह छोड़ता हूँ। ये सारे सारे जितने 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 चीज समझो सब यहाँ पे लिखना है। ये स्केलेटन स्लाइड है। अच्छा ठीक है, अगली बात थोड़ी थ्योरेटिकल बातें होती है। हमसे कहा जाता है कि जो मून है, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, नो एटमॉस्फेयर, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं होता। अब मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहां के सारे गैस के पार्टिकल एस्केप कर गए। एस्केप कर गए मतलब कहीं भाग गए, भाग गए मतलब सराउंडिंग से गायब हो गए। अब अर्थ पे रहते रहते किसी को अगर गायब होना है तो आपको उसको कितनी स्पीड देनी पड़ेगी। मान लो किसी पे तुमको गुस्सा आ गया, तुम चाहते हो कि उसको ऐसा मारे कि कभी लौट के वापस नहीं आए, ऐसा फेंके उसको, कितने स्पीड से फेंकोगे बताइए। अगर तुमको किसी पे गुस्सा आए तो उसको कितने स्पीड से फेंकोगे कि वो कभी लौट के ना आए, कभी लौट के ना आए, कितनी स्पीड से फेंकेंगे बताइए। उसकी वैल्यू पूछ रहा हूं, अर्थ पे रहते रहते कितनी स्पीड से फेंकोगे कि वो कभी वापस ना आए, उसकी वैल्यू पूछ रहा हूं। एस्केप वेलोसिटी तो ठीक है, बचने का उपाय है, वैल्यू कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, अर्थ पे रहते रहते किसी को अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकोगे तो वो जीवन में कभी लौट के नहीं आएगा। तो किसी से आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलो, अब मून पे क्या हुआ होगा कि पहली बात तो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं सब चलते रहते हैं। अब एक एक गैस के मॉलिक्यूल को इसकी स्पीड फाइंड करना पॉसिबल है नहीं, तो उसकी स्पीड को अलग अलग स्टाइल से फाइंड किया जाता है। उसी में एक स्टाइल होती है RMS स्पीड। तो क्या हुआ होगा कि पक्का पक्का वहां पे जो गैस की RMS हुई होगी, अब RMS से तो उसको ऐसे ही चलते रहना है, भागते रहना है, तुम भगा रहे हो, वो RMS एस्केप से भी ज्यादा हो गया भागते भागते, तो सारे भाग गए, सारे भाग गए, सारे भाग गए, सारे एस्केप कर गए। यानी कि मून पे यही हाल हुआ होगा कि गैस को चलना तो तय है, गैस चल रहे हैं RMS से, अब RMS को भागते भागते उनको पता ही नहीं चला, वो तो एस्केप से भी ज्यादा हो गए तो निकल लिए, इसीलिए मून के सारे एटमॉस्फेयर गायब हो गए। एक सवाल तो यहाँ बनता है, एक ही स्लाइड में एक सवाल छोड़ूंगा। दूसरे सवाल की वैरायटी, दूसरे सवाल की वैरायटी वो तुमसे तुमसे थोड़ा सा SHM वेव वाला जो चैप्टर है उससे रिलेट करते हैं, इसको उससे रिलेट करके तुमसे सवाल पूछते हैं। मैं अभी तो डायरेक्ट लिखता हूं, फिर जब पढ़ाऊंगा साउंड तो आपको बताऊंगा ही। वहां न्यूटन्स ने साउंड के बारे में समझाया था, उसको करेक्शन किया था लाप्लास ने, लाप्लास ने कनेक्शन किया था और उसने कहा था कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस उसके अंदर पढ़ते हैं और वो गामा टाइम्स RT अपॉन मोलर मास होता है। ये लाप्लास ने बताया था। ये चीज आपको साउंड वेव में पढ़ाया जाएगा, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आपको वहां भी बोलूंगा ध्यान रखने के लिए, यहाँ भी ध्यान रखिए, लाप्लास ने न्यूटन को थोड़ा सा करेक्ट किया था। तो यहाँ पे क्या काम का है कि पूछा जाता है
कि ये जो VRMS आप लेके आ रहे हो, जो भी आपने VRMS की मेहनत करी, और जो V साउंड है, इनका पूछा जाता है वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। अब आप सोचो, वैल्यू डाटा रख के देख लो, एक तरफ रखो VRMS, नीचे रख लो V साउंड, V साउंड। अब इसको कंपेयर कर लो, जैसे ही कंपेयर करोगे तुम देखो, एक तो आ रहा है √3RT/m, और दूसरा क्या आ रहा है, √γ टाइम्स RT/m। ये RT/m दोनों तरफ हैं, ये इधर भी हैं, ये इधर भी हैं, ये तो गायब हो गए। तो सोचो क्या बना, यहां से क्या रिजल्ट आया, ये देख लीजिए, ये आ गया VRMS/V साउंड, और आपको क्लियर दिख रहा है दैट इज 3/γ। अब मजे की बात यह है कि बच्चे इसको भी प्रैक्टिस जब करते हैं, कई सारे सवाल दिखता है तो इसको भी शॉर्ट नोट्स में लिख लेते हैं कि मान लो डायरेक्ट आया तो ध्यान में रहना चाहिए। अच्छी चीजें, एकदम से समझिए इसको। और देखो, इसमें बहुत सारी बातें समझ में आती है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे। तीसरा स्टाइल भी है इसका सवाल पूछने का, वो हर तरह की जो स्पीड है ना, कौन कौन सी स्पीड आई तुम्हारे पास, एक आई VRMS, एक आई एवरेज, एक आ गई मोस्ट प्रोबेबल, और एक में जबरदस्ती साउंड लेके आ गया, साउंड लेके आ गया। अब सबके फॉर्मूले में सिमिलरिटी है, सबके फॉर्मूले में सिमिलरिटी है, और एक में बेचारा गामा आ गया था। तो ये जो गामा है, ये गामा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, देख, या तो मेरे से वो गामा बोल सकते हैं मोनो का, या फिर वो गामा किसका दे सकते हैं, डाई का। तो साउंड की स्पीड जब गामा पे डिपेंड कर रही है, तो या तो ये मोनो की बात करेंगे तो मैं 5/3 बोलूंगा, यानी कि वहां पे गामा के जगह पे 1.67 रख दूंगा, और अगर डाई की बात करेंगे तो 7/5 रखूंगा, तो उसको 1.4 रख दूंगा। देखो, ये कुछ भी कर लो, गामा की जो वैल्यू होती है, हम तो इसको ऐसे याद रखते हैं भाई कि गामा 1 से 2 के बीच ही रहेगा, 1 से 2 के बीच ही रहेगा, कुछ भी कर लो। अब साउंड में गामा आया और VRMS V एवरेज, तो भाई एक ऑर्डर यहां से मिल जाता है कंपेयर करने का कि भाई इस ऑर्डर में इन सब की स्पीड होती है, तो क्यों वहां पे बार बार कैलकुलेट करें। इस ऑर्डर को ध्यान में रखने में कहीं से कोई बुराई नहीं है। प्रूफ मैंने नीचे लिख दिया और सारे फॉर्मूले को वहां पे समझाया, एक एक बात तुमको समझाई कि देखो, अब वेलोसिटी ऑफ साउंड ऐसे निकालते हैं, RMS में √3 आता है। अब देखना, जैसे ही तुम ऊपर बढ़ोगे, अब देखो, ये देखो V एवरेज में √ किसका आया, देखो √8 नहीं आया, 8/π आया। और उसके बाद से सबसे पहले तुमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करी, तो वहां √2 आया। सारे नंबर को जब कंपेयर किया गया तो भाई बारी आ गई कि सबसे ज्यादा RMS, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल, और उसके बाद सबसे कम किसका आया, साउंड के हिस्से में वेलोसिटी आई। ये सारी चीजें अपने को समझ में आनी चाहिए। अब अगला जो सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। अब ये मीन फ्री पाथ क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच, मैं सेंटेंस बोलता हूं, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जहां पे मॉलिक्यूल आराम करते हैं, वो पाथ ही कहलाता है मोस्ट, यानी कि मीन फ्री पाथ, वही कहलाता है मीन फ्री पाथ। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस है वही मीन फ्री पाथ कहलाता है। जैसे समझिएगा, एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ, अब इनका तो रैंडम चलता रहता है नाटक, पता नहीं कहाँ चले जाएं कब, मान लो यहाँ आ गए, फिर उसके बाद यहाँ चले गए, फिर उसके बाद यहाँ चले गए, पागल ही हैं। अब देखिए, अब यहां से एक बार में यहाँ और एक बार में यहाँ, अब एक कोलिजन मान लो यहाँ हो गया और दूसरा कोलिजन उसका यहाँ हुआ,
इसके बीच में जब वो आराम कर रहे थे, ये जो डिस्टेंस आता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ये हुआ λ1, उसी तरीके से λ2, उसी तरीके से λ3, λ4 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। अब लोग क्या करते हैं, इसमें मीन नाम है, मतलब मीन मतलब यहां से भी कुछ एवरेज आना चाहिए, तो लैम्डा लिख के ऊपर ऐसे एवरेज लिख देते हैं। अब आप जानते ही हो, सारे फ्री पाथ को जोड़ा जाएगा डॉट डॉट तक, और उसके बाद से नंबर से इनको डिवाइड किया जाएगा, तो यहाँ से मीन फ्री पाथ के बारे में एक कहानी आ जाएगी। मीन फ्री पाथ का ये रिलेशन यहाँ से बन के आ जाएगा, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। परंतु क्वेश्चन बहुत तेज है, तुम्हारे सिलेबस में इसको रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे तुमको बता देता हूँ तुम्हारे सिलेबस में क्या है। अब देखो, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ पे ये थोड़ी सी तुम्हारे लिए न्यू बात है भाई। लैम्डा जो होता है, जो हम मीन फ्री पाथ की बात कर रहे हैं, लैम्डा की मीन फ्री पाथ की, समझिएगा ये क्या है। ये बेसिकली इसका रिलेशन होता है। अब देखो स्टडी मैंने क्या कहा, ये जो इसमें से डेरिवेशन इसमें एक का भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये देख, जैसे मान न्यूटन्स लॉ रहता तो हम शुरुआत कहाँ से कर देते, हम शुरुआत से कर देते इसकी, कहाँ से करते शुरुआत, इसकी शुरुआत हम कर देते F बराबर dp/dt से। अब एक्चुअली में जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, वो मैं तुमको दिखाई देता हूं, तुमको भी थोड़ा सुकून मिलेगा कि आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारे काम का नहीं है, आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारे काम का नहीं है। तो थोड़ा सा मैं तुमको दिखा ही देता हूं। चलिए, विकिपीडिया से निकाल दिया है आपके लिए, आपके काम का तो नहीं था, फिर भी आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, एक आपको आइडिया लगे, पहचान रहे हैं इसको। अब इक्वेशन देखो, तुम इक्वेशन देखो, और ऐसी इसकी देखो बातें। ये एक्सपोनेंशियल चलेगा, माइनस का mv² 2kBt d का पावर qv, और ये पूरी कहानी, और इसके बाद से सॉलिड एंगल निकालना पड़ेगा, उसके बाद से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, इसमें डी पाई वो डिफरेंशिएट होता है, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स होती है प्राण वाली, और उसके बाद से प्रोबेबिलिटी भी लगता है, इसमें पूरी कंडीशन है। अब ये सारा नाटक करने के बाद एक भयानक सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, फिर उसकी स्टडी चलती है। तो तुम सोचो, एक भी डेरिवेशन अपने बस का हमारे लिए अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए इसको हटा रहे। तो बार बार इसमें जब फॉर्मूला दिया जाएगा तो तुम सोचना एक भयानक सा रिजल्ट आता है। किसी को अगर इसकी डिटेल स्टडी करनी होगी तो उसके लिए आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, वहीं पे आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, मेरा पेन कहाँ गया, इधर रहा। तो अब तुम समझो, अब मेहनत हुई होगी वहां से, तो एक रिजल्ट और आया होगा, वो आया होगा 1/√/2 और साथ में पाई। अब एक परेशानी और, n आया और साथ में आ गया यहाँ से d²। अब क्या, मैं इसीलिए बार बार शुरू से तुमको ट्रेन करते आ रहा हूँ कि मैं PV = nRT बोलना ठीक नहीं समझता, मैं उसको μRT बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था आगे दिक्कत आने वाली है। क्योंकि यहाँ जो n है, ये जो n है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ये n मोल नहीं है, ये n क्या है, ये है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसीलिए इसको समझदारी से लिखना है। अच्छा, दूसरा d बचा था, पहले तो इसको लिखोगे कैसे, नंबर अपॉन वॉल्यूम। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है छोटा है, उसी के जैसा है। अच्छा, उसके बाद है d क्या है भाई, ये तो गैस का डायमीटर है।
मतलब ऐसा लिख सकते हो इसको, डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, तुम बोलोगे क्या ये फॉर्मूला याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है। जेई में सवाल इस फॉर्मूले से आता है, जेई में सवाल इस फॉर्मूले से आता है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, अभी तक इससे पहले जो पेपर आसान हो रहा था तो बच्चों का काम कैसे चल रहा था? इससे चल रहा था, लेमडा प्रोपोर्शनल 1/d² से, इससे काम चल रहा था अभी तक, परंतु फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। अच्छा, अब देखना थोड़ी बदमाशी इसमें लेवल बढ़ाने के लिए क्या हो सकती है। देख, ये जो n है, ये जो n है, इस n के जगह पे आपको नंबर अपॉन वॉल्यूम लिखने आना चाहिए, क्योंकि वो वॉल्यूम देके ठगेगा। इसीलिए इस छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। एक एक चीज प्रिसाइजली लिख रहे हैं, सब चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया है, यहां तक तो ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। फॉर्मूला लिखते चलना, कॉपी में ये फॉर्मूले भी होने चाहिए, ये फॉर्मूला भी लिख देता हूं, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब तुम्हारे फेवरेट टॉपिक पे जाता हूं, जिसको तुम कहते हो गैस लॉ। गैस लॉ, यहाँ पे गैस लॉ की बात करने वाले, गैस लॉ की। बेसिकली ये तो आइडियल गैस लॉ होते हैं, आइडियल गैस लॉ होते हैं। बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से पढ़िएगा, आपको आसान भी लगता है, बिल्कुल आसान लगता है। चलो नई स्लाइड में चलेंगे इसकी। सबसे पहले आपको कुछ चीजें यहां से पता होनी चाहिए, नहीं तो खेल यहां से बिगड़ जाएगा। सबसे पहले जो चीज आपको कभी नहीं भूलनी है वो ये है, वो है PV इक्वल्स टू म्यू RT। ठीक है, दूसरा, जब आप PV की बात करोगे तो आप ये भी लिख सकते हो NKT, दोनों में कोई भेदभाव नहीं। फिर P बराबर अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा रो RT अपॉन M, M मतलब मोलिकुलर वेट। इतनी चीजें मुझे आनी चाहिए, सारे टर्म मुझे पता होने चाहिए। मैं कहाँ पे, यहाँ पे कौन सा क्या है, ये तुमको लिख के लाने के लिए, तुम्हारे कॉपी में लिखने के लिए जगह छोड़ देता हूँ। एक बात आपको आगाह कर दूं, टी जब भी लें केल्विन में ले। मैं तो कहता हूं पूरे फिजिक्स में टी केल्विन में लो, लफड़ा ही नहीं ना पूरे। देखो हमने कुछ चीजें आसान कर ली भाई, हम जितने भी डायरेक्शन के लॉ लगाएंगे सिर्फ राइट हैंड से लगाएंगे। जीवन में जब भी टेम्परेचर लेंगे केल्विन में ही लेंगे, एक तो केल्विन अच्छा है ना, आसानी होती है कैलकुलेशन में, तो केल्विन में लेंगे, टेंशन की बात है नहीं। अब आ जाओ गैस लॉ की बात करेंगे। इसमें मैं थोड़ा अपने पुराने जो तरीके से जो मैं याद करता था वो बताता हूं। जैसे एक होता है बॉयल्स लॉ। अच्छा, इसको अब देखना, मैं इसको कैसे याद करता था, बॉयल्स लॉ को मैं इसको याद करता था BT से, इसको याद करता था BT से, बॉयल्स लॉ BT, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट। भाई जब बॉइलिंग होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जब बॉइलिंग होती है तो टेम्परेचर, लिख लो इसको, ट्रिक को लिख लो, बॉयल्स लॉ BT टेम्परेचर कांस्टेंट, जब बॉइलिंग होती है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। या फिर हम लोग तो ऐसे याद करते थे बंसल ट्यूटोरियल, उसमें कोचिंग थी बंसल ट्यूटोरियल। अच्छा, उसके बाद बारी किसकी आ गई, उसके बाद बारी आ गई चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ भाई ये भी एक कोचिंग थी, ये भी कोचिंग थी, CP कैरियर पॉइंट। तो इसको तो हम CP से याद करते थे, CP से याद करते थे। ये तो याद करने का जुगाड़ है, ये भी याद करने का जुगाड़ है, चार्ल्स लॉ CP कैरियर पॉइंट। अच्छा, इसमें क्या होता है भाई, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। अब मैं तुमको ना एक चीज आगाह करना चाहता हूं भाई, अगर तुमने सीधा सीधा टेम्परेचर कांस्टेंट देखा, अब सुनना इस बात को, तुमने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट और तुमने बोल दिया बॉयल्स लॉ। भाई ये हमेशा ऐसा नहीं बोला जाता कि टेम्परेचर कांस्टेंट देखते ही बॉयल्स लॉ, नहीं, ग्राफ का भी ध्यान रखना होना चाहिए भाई।
टेम्परेचर कांस्टेंट हो और ग्राफ अगर हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट यहीं पे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ध्यान ही नहीं रहता, और प्लस अगर ग्राफ हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर बन रहा है तब बॉयल्स लॉ होगा। भाई ये जो बात तुमको बताई ना मैंने, ये तुमको कम से कम 19 लाख बच्चों से तो आगे कर ही देगा, क्योंकि लोग टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल्स लॉ काम बना नहीं, कई बार सिचुएशन जब कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ग्राफ देख के ही दिखाई जाता है, यानी कि ग्राफ जब तक प्लस बोला है मैंने, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो साथ में ग्राफ भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो तभी जाके बॉयल्स लॉ बनेगा। अब बता दिया, फिर भी गलत करके आ जाना, मजा आ जाएगा। तो चलो ये हो गया चार्ल्स लॉ। अब बात आती है, एक भैया हैं गे भैया, उनका लॉ है गे-लुसेक लॉ, नाम ही इतना बढ़िया रख के आए हैं वो, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, गे-लुसेक लॉ। अब इनका लॉ है, हम इनको अब गुआवा से याद करते थे, गुआवा से याद करते थे, और मैं तो पता नहीं, अब मैं तो, हम तो इसको गे भैया का लॉ कहते थे। अब आप लोग कुछ अच्छा नाम रख लेना। तो भाई इसमें होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये देखिए गे-लुसेक लॉ, वॉल्यूम कांस्टेंट, इनका नाम ही ऐसा है। तो चलो ये 3 तरह के लॉ हैं और इसके ऊपर बात होनी है, इसके ऊपर बात होनी है। अब कुछ नया सीखिए, अब कुछ नया सीखिए, ढंग का सीखिए, नया और ढंग का तरीके से। देखिए क्या हो रहा है, हम 2 सिचुएशन लेना चाहते हैं, शुरुआत का और बाद का। भाई यहां से यहां चेंज होने जा रहा है। पहले में क्या था कि प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। बाद में प्रेशर बन गया P2, वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर हो गया T2। बढ़िया, ये कहानी इनिशियल, बगल वाली कहानी फाइनल, ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्या हुआ कि अब कहानी ये है, ये इनिशियल है तो कैसा पूरा नाम क्या होगा, इनिशियल स्टेट, और ये जो तुम्हारा है ये फाइनल स्टेट है, ये तुम्हारा फाइनल स्टेट है। ठीक है भाई, दोनों बात समझ गए, बहुत अच्छा। अब जरा सोचो, इसको लिखने का तरीका सोचो। हम अगर यहां से सोचे सिचुएशन तो क्या लिखा जा सकता है, मेरे पास तो एक रिलेशन है PV इक्वल्स टू म्यू RT। भाई कुछ भी हो जाए मोल थोड़ी ना बदलेगा, सोच। तो यहां से जब मैं म्यू लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, PV, इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं PV अपॉन RT। भाई ये तो फिक्स रहेगा, मोल में थोड़ी कोई चेंज है, ये फिक्स रहेगा। इसका मतलब तुमने PV अपॉन RT को दोनों सिचुएशन में कांस्टेंट कर दिया। तो पहले की कंडीशन और बाद की कंडीशन को कंपेयर कर रहा हूं। पहले की कंडीशन PV अपॉन RT, P नहीं P1, V नहीं V1, R तो R है, T नहीं T1। बढ़िया। अब उसके बाद समझिएगा, उसके बाद समझिएगा बाद की कहानी, P नहीं P2, V नहीं V2, R तो R है, और उसके बाद T नहीं T2। तुमको ये लग रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन जब तुम इसको अपनी कॉपी में लिखोगे ना तुमको मजा आ जाएगा, क्योंकि तुम देखना लगातार सिर्फ इसी का यूज करके हम बहुत सारे काम करने वाले हैं। मैं भी कॉपी कर लेता हूं, आप भी कर लीजिए, आप भी कर लीजिए, और इसको बचा बचा के रखिए। अरे पलट गया भैया, अरे तू पलट क्यों गया, ये देखो, ये देखो, आइए अब इसका यूज देखो। मान लो कोई कहे कि आप तो मुझे सीधा सीधा बॉयल्स लॉ की बात करके बता दो, ये लिखो, यही चीज लिखो सामने, और मुझे बॉयल्स लॉ की बात समझाओ, मैं बॉयल्स लॉ नहीं समझ रहा, मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ में कैसे न्यूमेरिकल आएंगे ये मुझे समझाओ। तो मैं बोलूंगा देख, बॉयल्स लॉ में तुमने कह दिया टी कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ में तुमने कह दिया टी कांस्टेंट, बढ़िया बात है, लेकिन उससे बात चलेगी नहीं, उससे बात चलेगी नहीं। तो टी कांस्टेंट करना होगा तो इस रिलेशन को कैसे लिखना होगा वहां।
भाई सबसे अच्छा P P1 है, V V1 है, R ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T आएगा, समझना। और यहाँ पे P2 है, ये V2 है, यहाँ R है और यहाँ T ही आएगा। इसका मतलब तुमने ये कह दिया कि इस RT से इस RT को घटा दीजिए, मतलब काट दीजिए, और आपके पास एक रिलेशन आया P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये किसकी बात आ गई? ये बात आ गई तुम्हारे लिए बॉयल्स लॉ की। अच्छा, इसका मतलब यहां से क्या समझ में आया? यहां से ये समझ में आया कि भैया पीवी क्या है? कांस्टेंट है। और ये ही पीवी कांस्टेंट कहता है पी प्रोपोर्शनल 1/v है। मतलब जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इसको समझ में आना चाहिए। यानी कि जब मैं अब जहां ग्राफ बनाऊंगा, जब मैं यहाँ ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ बनाऊंगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? यही बोला। ऊपर में क्या दिखाने का है? P, और नीचे में क्या दिखाने का है? V। ग्राफ बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। अच्छा ठीक है, बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत अच्छा। अब अगर मेरे से यही चीज पूछी जाए, दूसरी बात यहां कर रहा हूं और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम थोड़ी सी बात मुझे चार्ल्स लॉ की समझा दो इसी रिलेशन से जो मैंने सामने लिखा है। तो चार्ल्स लॉ सुनते ही मन में आता है कि P को आप रखिए कांस्टेंट। अब इसी रिलेशन में P कांस्टेंट यूज करो, तो इधर भी P, ये रहा V1। अच्छा ठीक है, नीचे में R, ये रहा T1, बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर भी P, वॉल्यूम हुआ V2, ये R, ये हुआ T2। P बाई आर दोनों तरफ से गायब, P बाई आर दोनों तरफ से गायब, इधर से इधर से इधर से इधर से खत्म। तो क्या कहानी बन रही है? तो यहां से कहानी बन रही है V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। अच्छा ठीक है, अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? भाई लिख सकता है ना अच्छे से, क्या दिक्कत है? तो इसको लिख सकता है V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट किसकी बात हो गई? चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ में V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। सारी चीजें, सारा गैस लॉ इसी रिलेशन से आएगा। किससे? ये वाला से। ये खास है तभी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये खास है तभी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका क्या मतलब है? इसका एक और मतलब तो निकल सकता है ना कि V प्रोपोर्शनल T। सोचो, V प्रोपोर्शनल T भी तो इसका मतलब निकल सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जरा, अब थोड़ा, अब इसमें बह नहीं जाना है, बॉयल्स लॉ पे रहना है। बॉयल्स लॉ मुझे और सिखाएगा। अभी एक दो क्वेश्चन करना चाहते हैं, बॉयल्स लॉ सवाल देता है अपने को, उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। बॉयल्स लॉ लगातार। भाई सबसे पहले तो इसमें दो बातें होनी चाहिए। पहला कि देख, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्लस दूसरी बात, जो P और V का ग्राफ है, ये बना ही देता हूं, P और V का जो ग्राफ है वो ऐसे होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऊपर में P नीचे में V। भाई हाइपरबोला नहीं बोल रहा हूं मैं, इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि P प्रोपोर्शनल V का पावर 1 है, इसीलिए ग्राफ बना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कुछ दिन पहले मैंने हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डिफरेंस सिखा दिया था, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब कहाँ जाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, हमसे क्वेश्चन वो पूछते हैं, हमसे क्या करते हैं कि ग्राफ दे देते हैं और उस ग्राफ में, ग्राफ बॉयल्स लॉ के लिए बनाते हैं, इस तरह से कुछ कर्व बना देते हैं। और मान लीजिए ये कर्व होता है T1, ये T2, इधर वाला कर्व होता है T3। और ग्राफ किसका है? ऊपर में P है
नीचे में V है तो PV का ग्राफ होता है, इसके लिए वो हमसे सवाल पूछते हैं और हमको इसको कंपेयर करने आना चाहिए। हमसे पूछा जाता है कि अगर ये अलग अलग टेम्परेचर पे है तो T1 T2 T3 में ऑर्डर, मतलब टेम्परेचर को कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है। कंपेयर करने के लिए कौन ज़्यादा टाइप, आपको बात अगर पता होगी तो आप समझते ही होंगे, लेकिन मैं इसका लॉजिक सिखाना चाहता हूँ और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है आगे भी। कौन ज़्यादा ये आपको समझना पड़ता है। अगर आपको आता है तो इसको करिए। नहीं मानेगा ये। चलिए इसको अगर आपको आता है तो आप ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 1 2 3 देखिए तरीके इसके कई हैं, मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें आपको इसमें पता भी होंगी, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं। समझते हैं इसको, ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। हमारे पास एक तो इसमें पूछा कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कौन सा टेम्परेचर कम होगा। नियम बिल्कुल साफ है, आप क्या कीजिए, आप स्टेप समझ लीजिए। आपने अपने मन से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। स्टेप कॉपी में चाहो तो लिख सकते हो, ड्रॉ वर्टिकल लाइन। ग्राफ किसका है? पीवी का। नाउ विल ड्रॉ द वर्टिकल लाइन। नाउ ड्रॉ द वर्टिकल लाइन। यस, यू हैव जस्ट ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन ने क्या कर दिया, ये सोचो। इस वर्टिकल लाइन ने गजब का कमाल कर दिया। इस वर्टिकल लाइन ने ड्रॉ होते के साथ वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। इसने कह दिया वॉल्यूम कांस्टेंट। अब पीले वाले को मत देखना, अब तुम सिर्फ वर्टिकल लाइन को देखो, इसने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अब अगला कमाल देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया माना। अब देखना नीचे नीचे यहाँ T3 है, तो T3 के सामने वॉल्यूम जो होगा उसका नाम क्या दूंगा? P3। देखना ये है T2, इसके सामने जो P एक्सिस पे होगा उसका नाम P2। ये कौन है? ये T1 है, इसके कोरस्पोंडिंग जो यहाँ होगा इसका नाम P1। अब देखो मजे से, ये होगा P1, ये होगा P2, ये होगा P3। मैं फिर से बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सुन सकते हैं। देखिए 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 देखिए, थोड़ा सा इसमें डिजाइनिंग कर लें, चित्रकला। देखिए 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 भैया, आराम से देखिए भाई। T3 के ठीक सामने जो प्रेशर है उसका नाम P3। T2 वाले के लिए ठीक सामने उसका नाम P2। T1 वाले के सामने जो है प्रेशर, उसका नाम हमने दिया P1। ये हमने ड्रॉ कर लिया। हमने तो भैया वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिया, हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिया। तो सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम सोचना है, पुरानी बातें भूल जाओ, बस ग्राफ देखो। इसलिए कलर चेंज करके बता रहा हूं, बस ग्राफ देखो। किस कलर को देखो? जो कलर मैंने ड्रॉ किया है उसी को देखो। तो तुमको क्या पता चला? सबसे ज्यादा कौन है प्रेशर? P1। देखो आराम से, P1 ज्यादा है किससे? P2 से। वो ज्यादा है P3 से। ये ऑर्डर है उसका। और भाई वॉल्यूम तो तुमने कांस्टेंट ही कर दिया, तो तुमने दो चीजें निकाल ली, एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया और दूसरा तुम ये भी बता गए कि P1 सबसे ज्यादा है। अच्छा, तो ये क्या बात हुई, क्या समझ में आया? उसको यहां समझाता हूं। अब तो तुम पढ़े लिखे हो, अब तुम सीधा का सीधा रिलेशन लगाओगे क्या?
पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। भाई तुमने कांस्टेंट कर दिया वॉल्यूम, ये तुमने कांस्टेंट किया, ग्राफ नहीं देखना है, जो तुमने किया उसको देखना है। वो तुमने कांस्टेंट किया, म्यू नंबर है, आर नंबर है, ये तो कांस्टेंट ही होता है। यानी कि तुमने अब बना दिया इस ग्राफ को P प्रोपोर्शनल टू T। ये किसने बनाया? ये तो तुमने बना दिया, तुमने बना दिया। अब जैसे ही तुमने इसको ऐसा बना दिया, अब कंपेयर कर लो, अब कंपेयर कर लो, अब कंपेयर कर लो। अब बस हो गया। अब जब तुमने इसको ऐसा बना ही दिया, अब कंपेयर कर लो। जैसे ही कंपेयर करोगे तुमको मजा आ जाएगा। आराम से तुम सोचो, मैं बताता हूं कैसे। इसको यहाँ बिठाइए, चलिए। अरे क्या आधा अधूरा आ गया है तो चलिए कोई नहीं, इधर इसी के पास चलते हैं, इसी के पास चलते हैं। कंपेयर करना है, कंपेयर करना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आप बताइए, हमने करना है P प्रोपोर्शनल T। P प्रोपोर्शनल T मतलब क्या रिजल्ट है? जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। भैया P1 ज्यादा है, P1 ज्यादा है, इसीलिए T1 ज्यादा होगा, इसीलिए फिर T2 की बारी आएगी और सबसे कम बारी आएगी T3 की। जब लोगों ने 50-60 ऐसे सवाल किए, लोगों ने 50-60 ऐसे सवाल किए, तो फिर उन्होंने एक बात निकाली कि भाई देख, सबसे दूर तो ओरिजिन से कौन दिख रहा है? T1। सबसे दूर ओरिजिन से T1 दिख रहा है, इसका मतलब जो ओरिजिन से सबसे दूर है। अरे भाई, और असली बात तो ये है कि T1 के बाद T2 दिख रहा है ओरिजिन से, तो T2 का टेम्परेचर उसके बाद आ गया कम होके, सबसे कम T3 का आया और वो ओरिजिन के सबसे पास है। तो लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला, लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला कि जो ओरिजिन से दूर है, जो ओरिजिन से दूर, उसका टेम्परेचर ज्यादा, उसका टेम्परेचर ज्यादा। ये उसने कंपेयर कर लिया कि जो ओरिजिन से दूर है उसका टेम्परेचर ज्यादा। अब देख, ये T1 वाला कर्व, T1 वाला कर्व, ये पूरा T1 वाला कर्व जो है, उस T1 वाले कर्व के हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा, ये मानते हो क्या? ये देख, ये जो T1 वाला कर्व है, मैं तुमको समझाऊं, ये जो T1 वाला कर्व है, उसके यहाँ का पॉइंट उठाओ, 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 हर पॉइंट का टेम्परेचर T1 ही आएगा। भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, मतलब ये बॉयल्स लॉ बनेगा। क्या दिक्कत है? ये बॉयल्स लॉ बनेगा, कोई समस्या नहीं। अच्छा, इसका मतलब एक जो T1 वाला पूरा कर्व है, उसका पूरे कर्व का टेम्परेचर सेम हो रहा है। बहुत अच्छा, इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, मतलब ओरिजिन से जो दूर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो लोगों ने क्या की, देख लिया, एक लाइन खींच दिया, यहां से ये लाइन खींच दिया, ए भाई देख, सबसे दूर कौन है? T1, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर, उसके बाद T2, उसका उससे कम, सबसे नजदीक T3, उसका सबसे कम। यानी कि कहानी वही आ गई, T1 दूर भी और T1 मैक्स भी, और ये T3 ओरिजिन के पास भी, और ये T3 मिनिमम भी। ओरिजिन से देखना है, ओरिजिन से, मतलब तुम यहां खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ ओरिजिन के पास, शक्ल अच्छी लेके खड़े हो, अच्छी शक्ल के साथ खड़े होइए, अच्छी शक्ल के साथ, के साथ ओरिजिन पे खड़े होके दूरी देख लो, दूरी दूरी दूरी। बात समझ में आई क्या? VLOMMCNS आई। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये तुम्हारा कोई दोनों मेथड समझ में आया क्या? मेथड दोनों समझ में आया क्या? दोनों मेथड समझ में आया क्या?
समझ में आया तो वाई बताएं। सही है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा एक टफ सवाल करने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में कराता हूँ, आराम से सुनिएगा, 10 मिनट लगेगा, छोड़ नहीं सकते इसको, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। 2-3 बार घर पे करोगे मजा आ जाएगा, और अगली क्लास में इसका एक ट्रिक बताऊंगा, अभी आज नहीं बताऊंगा, अभी आप ट्रिक के मूड में नहीं है। अब आप देखिए क्या है, ये ग्राफ ऐसा है कुछ। पहली बात तो अजीब लगता है कि जब ग्राफ पीवी का हो और उसकी शक्ल ऐसी हो जाए। पीवी ग्राफ जनरली जो होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अपने को दिखता है, लेकिन आज शक्ल इसकी ऐसी है, आज शक्ल ऐसी है। अब इस जगह का और इस जगह का कंपैरिजन चलेगा, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एरो पे ध्यान दीजिएगा, एरो ऐसे आया है। अब कुछ लाइन मैं ड्रॉ करता हूं, ये देखिए, फिर लाइन ये देखिए, फिर लाइन ये देखिए यहाँ नीचे, और फिर ये लाइन ये देखिए। सबके अपने अपने मतलब हैं, आप बात समझ के होंगे, कॉपी पे बनाते रहिए। थोड़ा सा इस ग्राफ को, इस वाले सेक्शन को डार्क कर देता हूं, ताकि ग्राफ का मतलब समझ में आए कि क्या कहने जा रहे हैं। ये वाला सेक्शन ये इसी के ऊपर चर्चा होनी है, इसके ऊपर चर्चा होनी है। चलिए, अब ये पूरा हुआ, इसमें कुछ डाटा है, लिख देते हैं। समझिए, शुरुआत में नीचे वाला टर्म ये वॉल्यूम दिखाएगा, और ये जो है इसके कोरस्पोंडिंग ये प्रेशर दिखाने वाला है। 2 के कोरस्पोंडिंग जो प्रेशर है इसका नाम है पी नॉट, और 1 के कोरस्पोंडिंग जो प्रेशर है बढ़ गया, ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है 2 पी नॉट। यहाँ शुरुआत का वॉल्यूम वी नॉट, और वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते बाद में हो गया है 2 वी नॉट। ठीक है, बढ़िया है। 1 के कोरस्पोंडिंग 2 पी नॉट, 2 के कोरस्पोंडिंग पी नॉट, और 1 के कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम वी नॉट, और आपका जो 2 के कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम है वो 2 वी नॉट। आपको चर्चा करनी है टेम्परेचर पर, आप यहाँ पे टेम्परेचर पर चर्चा करो कि क्या होगा टेम्परेचर में, कैसे टेम्परेचर चेंज, कैसे कैसे, वाह। टेम्परेचर पे चर्चा करो कि इसमें जो चेंज होगा वो चेंज कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे करूँ मैं चेंज, कैसे कैसे। ये टेम्परेचर पे चर्चा आपको करनी है बढ़िया तरीके से, आपको बात को समझना है, बढ़िया तरीके से आपको बात को समझना है। ग्राफ बना लीजिए, फिर फटाफट इसके ऊपर काम करेंगे। चलिए ठीक है, आराम से देखिए क्या हो रहा है। मैं एक एक करके चर्चा करूंगा, आप ध्यान से सुनते रहना, बात आपको समझ में आ जाएगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप गौर से करिएगा, देखिए सारी बातें सही है। सबसे पहले तुम फोकस करो पॉइंट नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 1 पे।
पॉइंट नंबर 1 की कहानी देखिए। पॉइंट नंबर 1 जो तुम्हारे पास यहाँ है, इस पॉइंट नंबर 1 पे जो P1 V1 यहाँ से मिलेगा तुमको, शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो पॉइंट 1 पे प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1। इसको क्या लिख सकते हैं? शुरुआत का प्रेशर देख लीजिए, ये है आपका 2P0 और शुरुआत का वॉल्यूम देख लो कितना है V0। ये कहाँ से पता चला? पॉइंट P1 से। बढ़ते बढ़ते तुम कहाँ आ गए? पॉइंट P2 पे। कलर चेंज कर देता हूं। अब आप आ गए हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 के कोरस्पॉन्डिंग, पहले तो ये फाइनल सिचुएशन है, तो ये P2 V2 कहलाएगा। इसके लिए समझना P2 दूसरा वाला प्रेशर P0, ओके नो प्रॉब्लम। और जो वॉल्यूम बना है ये बना है 2V0, यानी कि ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये भी वही बन गया जो ऊपर था, ये भी तो वही बन गया जो ऊपर था, 2P0 V0। यहाँ पे मन खुश होना चाहिए कि ये तो सेम आ गया, ये तो सेम आ गया। अच्छा, तो क्या बात हुई अभी, क्या सीखा हमने, क्या समझा, इसको समझना, सोना मत, ध्यान से सुनते रहना। अभी तो हमको ये समझ में आया कि अभी P1 V1 बराबर हो चुका है P2 V2 के, P1 V1 बराबर हो चुका है P2 V2 के। एक ये बात, तो क्या ये बॉयल्स लॉ है? क्या ये बॉयल्स लॉ मिल गया? क्योंकि यहाँ तो P1 V1 बराबर P2 V2 आ गया। क्या P1 V1 बराबर P2 V2 आ गया? क्या ये बॉयल्स लॉ मिला? क्या ये बॉयल्स लॉ है? क्या ये बॉयल्स लॉ है? आंसर यस नो में, यस है तो Y, नो है तो N। क्या ये बॉयल्स लॉ है? P1 V1 बराबर P2 V2 आ गया। क्या ये बॉयल्स लॉ है? क्या ये बॉयल्स लॉ है? यस यस, सब लोगों ने यस। यही तो बात है, यही तो कमाल है कि तुम कितना मजे से सुनते हो। यही तो देखो, यही तो अपने को, हम क्या हर चीज ड्राइव करते हैं, अच्छे से समझते हैं, यही तो हमको बाकी लोगों से अलग बनाता है कि हमने एक एक चीज को बढ़िया से समझा हुआ है। बाकी लोगों की तरह सब कुछ समझा दूं, फिर भी तुम वही करो जो गधे मास्टर से पढ़ के लोग करते हैं, तो मेरा होना ना होना बराबर है आपके लिए। मैं पढ़ाऊं या राम पढ़ाएं या श्याम या फिर रावण, फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैंने कहा बॉयल्स लॉ के लिए P1 V1 बराबर P2 V2 बोलने से काम नहीं चलेगा। ग्राफ क्या होना चाहिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इस ग्राफ की शक्ल देख लो, गाली अपने हिसाब से दे लो जो अच्छा हो रही है। इस ग्राफ की शक्ल देख लो, ये कहाँ से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लग रहा है, तो ये बॉयल्स लॉ नहीं होगा। तुमने वही किया जो मैं तुमको रोक रहा था, तुम हमेशा वही करते हो जिसके लिए मैं तुमको आगाह करता हूं। तो आंसर है नो, आंसर है नो। ऑल्दो P1 V1 बराबर P2 V2 देखने से अपने को पता चल जाता है कि पक्का टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ होगा, लेकिन सिर्फ इतना होने से बॉयल्स लॉ नहीं होगा। कारण ये है कि ग्राफ ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, नहीं है। समझ में नहीं आया होगा। पहले तो ये बताओ, अगर तुमने अपने को गाली दे ली है तो गाली का जी टाइप करिए तुरंत। जो नहीं दिया है उसको भी रिमूव करूंगा, देखो अभी खोल के रखता हूं। गाली का जी, आदर्श भैया ने गाली दे ली, तुरंत गाली का जी टाइप करिए। अच्छा, बाकी लड़कियां नहीं देंगी? ठीक है, कहाँ गए साला, भी हटाओ इनको, कहाँ गया इनका नाम, किधर है? सबको रिमूव करूंगा अभी, रिमूव। अच्छा दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं भाई, बाकी लोग भी दे रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए। अब कोई चीज समझाई जाए और आगाह किया जाए तो उसको सुनने का है। देखो सवाल आया हुआ है। अब कहानी ये है कि ये बॉयल्स तो नहीं है, तो पहली चीज तो हमने वहां से दूर कर ली। दूसरी बात, अब हम थोड़ा सा इस ग्राफ की लेंथ को बढ़ाते हैं। जो ग्राफ तुम्हारे पास बना हुआ है इसकी लेंथ को इधर बढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसकी लेंथ को बढ़ा रहा हूं।
और इस वाले की लेंथ को ऐसे बढ़ा के देखो आगे की तरफ, इससे फायदा होगा, दिखाता हूँ क्या फायदा होगा। लेंथ तुमने इसको ग्राफ को ऐसे बढ़ा लिया, अब दिमाग लगा के देखो क्या फायदा होगा। पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। हमने इसके लेंथ को आगे बढ़ा के थोड़ा सा चेक करके देखा, तो मुझे बताओ वाई एक्सिस पे जो कटिंग हो रही है, वाई एक्सिस पे जो कटिंग हो रही है वो तो पॉजिटिव की तरफ हो रही है, सोचो, है ना। इसका मतलब इस ग्राफ में चूंकि है ये स्ट्रेट लाइन, वाई एक्सिस पे कटिंग वहां पे हो रही है, इसका मतलब इसका जो सी आएगा वो आएगा पॉजिटिव, और स्लोप ये रहा, स्लोप जो इस ग्राफ का स्लोप है वो आएगा निगेटिव। बोलो, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप निगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप निगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप निगेटिव। ग्राफ देखते रहना। मेरे पास जो इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे मैंने तो प्रेशर को रखा हुआ है, और देखना स्लोप में निगेटिव लेके आया हूं माइनस का m। अब आराम से समझना, x एक्सिस पे तुमने किसको रखा है, तो आंसर है x एक्सिस पे तुमने वॉल्यूम को रखा है, और प्लस कोई ना कोई इंटरसेप्ट c आएगा। ठीक है, अपने को टेंशन नहीं है, अपने को टेंशन नहीं है। हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब चूंकि टेम्परेचर पूछा है, दिमाग खोल के रखना, p को क्या लिख सकते हो, तो तुरंत तुम्हारे मन में वो फॉर्मूला देखने में छोटा है बहुत काम का, पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी आ जाना चाहिए। वहां से p के जगह पे तुम लिख सकते हो म्यू आर टी और नीचे लिख सकते हो v। तुरंत पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो म्यू आर टी और नीचे लिख दो v। बहुत अच्छा, बराबर माइनस का एम वी, माइनस का एम वी और प्लस का सी, प्लस का सी। बहुत सही, एकदम सही जा रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से इसने टी का ग्राफ पूछा था, तो मैं सोचो यहाँ से सिर्फ टी निकालूंगा, सिर्फ टी निकालूंगा, तो अब बाकी म्यू आर बाई वी, म्यू आर बाई वी उधर जाएगा उस पार, तो क्या बनेगा ये माइनस का एम वी स्क्वायर नीचे बन जाएगा आर, प्लस यहां से बनेगा सीवी, सीवी और नीचे बन जाएगा म्यू आर, एम वी स्क्वायर ये म्यू आर, यहाँ बचेगा म्यू आर। बोलो बोलो सही है, माइनस का एम वी स्क्वायर अपॉन म्यू आर और प्लस का सीवी अपॉन म्यू आर। ये आया तुम्हारा टेम्परेचर, ये आया तुम्हारा टेम्परेचर। यहां तक अगर आ गए हैं तो ए टाइप कीजिए, यहां तक अगर आ गए हैं तो ए टाइप कीजिए। अब देखिए हो गया, 5 मिनट में खेल खत्म है। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग समझ गए। आइए अब यहां से समझिए, यहां से समझिए चीजों को। पहली बात, पहली बात, हमारा फोकस टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर पे है। एक चीज तो तय है कि टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे। देखो ये रहा टेम्परेचर और यहाँ देखो वॉल्यूम। टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड है, और कैसे डिपेंड है, कैसे डिपेंड है, स्क्वायर के फॉर्म में। भैया स्क्वायर के फॉर्म में डिपेंड है, स्क्वायर के फॉर्म में डिपेंड है। तो ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा, पहला लेटर टाइप करो, जैसा भी ग्राफ होगा उसका, जो ग्राफ होगा उसका पहला लेटर टाइप करो। स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो टी और वी का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, उसका पहला लेटर टाइप करो, पहला लेटर टाइप करो। टी और वी के बीच जो ग्राफ होगा उसका पहला लेटर टाइप करो। ऊपर में टी, नीचे में वी। टी और वी का ग्राफ जो होगा उसका पहला लेटर आपने टाइप किया है पी, पी टाइप किया है। बिल्कुल ग्राफ पैराबोला होगा, टी और वी के बीच का ग्राफ पैराबोला होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आया। ए प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर हमेशा पैराबोला होता है, ए प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर हमेशा पैराबोला होता है। अगर ए प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर आ जाए तो जो ए बी का ग्राफ है, जो ए बी का ग्राफ है वो होगा पैराबोला, पैराबोला 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 पैराबोला। ठीक है भैया, ठीक है, पैराबोला होगा, मान गए। थोड़ी सी बात तो समझ में आई। पैराबोला जब होगा
तो अब तुम्हारे मन में और एक नहीं भी आया तो आना चाहिए, इस माइनस के कारण क्या होगा। ये माइनस को हल्के में नहीं लेना है, ये माइनस पैराबोला को, अच्छा पैराबोला होता है और फेस किधर होता है, पैराबोला होता है और फेस किधर होता है, देखना पैराबोला जो होता है उसका फेस किधर होता है, लेस पावर की तरफ, लेस पावर की तरफ फेस होता है पैराबोला का, पैराबोला का फेस होता है लेस पावर की तरफ, फेस लेस पावर की तरफ। अब बात यहाँ पे ये है कि t और v के बीच में ग्राफ है, t और v के बीच में ग्राफ है। अगर तुमने लेस पावर, अब मैं ग्राफ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बनाने जा रहा हूँ। मान लो अभी देखना, मैं अगले स्लाइड में बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ तुमको बात समझ में आए थोड़ा सा। जैसे अपन ऐसा ग्राफ बनाते हैं ना, ये ग्राफ ऐसा बनाते हैं और हमसे कहा जाता है पैराबोला बनाओ, तो सही मायने में पैराबोला तो पूरा तो ऐसे होता है, पूरा ऐसे होता है। अपन क्या करते हैं, अपने काम को आसान करने के लिए एक तरफ का पोर्शन दिखाते ही नहीं, एक तरफ का पोर्शन दिखाते नहीं। तो जरा सोचो, अगर यहाँ पे टी रखते, यहाँ पे वी रखते, यहाँ पे टी रखते, यहाँ पे वी रखते, तो ग्राफ ऐसा होता। परंतु बात समझिए, साइन माइनस में आ गया तो मामला यहाँ बदल जाएगा। साइन माइनस में आ गया तो ग्राफ ऐसा होगा, साइन माइनस में आ गया तो ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा होगा ग्राफ। अब इससे समझो, ग्राफ टी का है तो पहले टेम्परेचर यहाँ होगा, फिर टेम्परेचर यहाँ होगा और फिर टेम्परेचर वापस नीचे आएगा। तो ये 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट, तो टेम्परेचर के साथ क्या घटना हुई उसको समझना जरूरी है। टेम्परेचर के साथ क्या क्या हुआ, टेम्परेचर, पहले तो टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ा है और उसके बाद फिर कम हुआ, फिर कम हो गया। पहले टेम्परेचर बढ़ा है, फिर टेम्परेचर कम हो गया, और इस तरह का ग्राफ हमारा यहाँ पे डेवलप होता है। पहले टेम्परेचर बढ़ता है और फिर टेम्परेचर कम हो जाता है, पहले टेम्परेचर बढ़ा फिर टेम्परेचर कम हुआ। ये सिचुएशन बढ़िया से समझ में तुमको आनी चाहिए। और यही ग्राफ के पैराबोला के उल्टा होने का कारण वो निगेटिव साइन है, जो निगेटिव साइन लगा है उसके कारण जो हमारा पैराबोला है वो उल्टा हुआ है। बहुत ही सोचने वाला सवाल, एक तो इसकी मैथ समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ग्राफ पैराबोला होगा लेकिन उल्टा पैराबोला होगा, ये भी समझ में आना चाहिए। एक एक चीज आपको बहुत तरीके से। दूसरा कंफ्यूजन, कि जैसे ही हम P और V के बीच ग्राफ देखते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2 आता है, टेम्परेचर कांस्टेंट अगर दिख भी जाता है तो लगता है कि बॉल स्लो होगा, बॉल स्लो होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बात समझ गए क्या, बात समझ गए क्या? तो भैया आज इतना ही, बढ़िया है, आप आराम कीजिए, इसको अच्छे से तैयार करना। अब इस पे क्वेश्चन 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 चलते रहेंगे, सारे फार्मूले इकट्ठा कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। अब इस पे सिर्फ क्वेश्चन चलेगा, बस आराम कीजिए, धन्यवाद।